क्या कारण है कि पेनफुल पीरियड्स हो? इतना पेन कि आप डेली का कोई भी काम नहीं कर पा रही। यूट्रस की वॉल जब टूटती है तो वो एक हार्मोन सिक्रीट कर, अगर आपके पीरियड्स 11 साल से कम होने शुरू हो गए हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की वजह से ही आपको पेन होता है। अक्सर लड़कियों में एक चीज़ देखी गई है कि जब उनके पीरियड शुरू होते हैं तो वो पानी कम पीती है। कैफीन इज़ ए वेरी पोटेंट कंस्ट्रिक्टर। अगर आपकी पेल्विक रीजन में आपको फेस हो रहा है, पेल्विक रीजन क्या होता है, भी डिस शब्द लग जाएगा, समझ लीजिए उससे पेन से रिलेटेड है। ये मेडिकल साइंस में जहाँ पर डिस लगता है वो पेन से रिलेटेड होता है। डिसमेनरिया यानी पेनफुल पीरियड्स को दो तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 प्राइमरी डिसमेनरिया, नंबर 2 सेकेंडरी डिसमेनरिया। प्राइमरी डिसमेनरिया मतलब जो पेन नेचुरल है कि हाँ आपके जब यूट्रस की वॉल टूटती है, देखो सिस्टम क्या होता है, जब एक बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, तो पैदा होने के समय में उसकी राइट एंड लेफ्ट ओवरीज समझते हो ना, राइट एंड लेफ्ट ओवरीज में 10 लाख से 20 लाख अंडे होते हैं, एग्स होते हैं। ठीक, जब वो जवान होती है, प्यूबर्टी एज तक पहुंचती है, 11 से 14 साल की उम्र तक पहुंचती है, तो 75% एग्स खत्म हो जाते हैं नेचुरली, नॉर्मल है। उन 2.5 लाख से 5 लाख अंडों में से जो है केवल 300 या 400 अंडे ही हैं जो हर महीने कभी राइट ओवरी से आ रहा है, कभी लेफ्ट ओवरी से आ रहा है। मैंने आपको 3 हार्मोन्स बताए थे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। जब 11 से 14 साल के बीच में उस लड़की में वो हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं, उनका बैलेंस बनना शुरू होता है, तो सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलप होती हैं और ब्रेस्ट डेवलप होने के बाद उसके पीरियड्स आने शुरू होते हैं। और उन पीरियड्स को जो होता है वो एग निकलता है पहले ओवरी से और फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में आता है, उसके बाद वो अपना सर्विकल रीजन में आता है, यूट्रस में आता है और फिर वो वेजाइना से ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाता है। वो किस लिए आता है? वो आता है कि अगर आप उस बीच सेक्स करते हैं तो जो सीमन आएगा, उसका स्पर्म आएगा, वो स्पर्म उससे फर्टाइल होकर आप माँ बन सकती हैं। वो एग इसीलिए आता है हर महीने। लेकिन क्योंकि आप हर रोज़ तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है हर महीने, तो वो एग जो है वो वेस्ट हो जाता है। वो थोड़े टाइम वेट करता है आपके यूट्रस में कि हाँ अभी हो जाएगा, इसको स्पर्म मिल जाएगा, मैं बच्चा बना लूँगा। लेकिन जब उसे वो स्पर्म नहीं मिलता, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती, तो उस बच्चे के लिए जो आपका यूट्रस तैयार होता है, यूट्रस भी पूरा अच्छे से तैयार हो जाता है, लाइनिंग उसकी डेवलप हो जाती है कि हाँ कभी भी हो सकता है, स्पर्म आ सकता है और मैं बच्चा बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब उसे बच्चा बनाने की प्रोसेस में नहीं जाता वो, तब वो यूट्रस की वॉल, यूट्रस होती है बच्चादानी, बच्चादानी की अंदर की लेयर टूटने लगती है कि भाई अब तुम्हारा जाने का समय हो गया है, एग को बोलता है अब तुम जाओ। तो वो यूट्रस की वॉल जब टूटती है तो वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। उस प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की वजह से ही आपको पेन होता है। और आप देखना कभी कि जब फर्स्ट डे होता है पीरियड का तो सबसे ज़्यादा पेन होता है, और जैसे जैसे पीरियड्स खत्म होने लगते हैं वो पेन कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि यूट्रस की वॉल से ही वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हो रहा था और यूट्रस की वॉल ही टूट रही है धीरे धीरे, तो वो टूट टूट के जाए जा रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो रहा है। तो ये तो था प्राइमरी डिसमेनरिया कि भाई ये मेन कोज है आपके पेन होने का, ये नॉर्मल है। अब होता है सेकेंडरी डिसमेनरिया। भाई इसकी वॉल तो नॉर्मल है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी नॉर्मल है, लेकिन फिर क्यों पेन हो रहा है? उसकी कई कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 1 ओवेरियन कैंसर, नंबर 2 यूटेराइन फेब्राइड्स, नंबर 3 यूटेराइन कैंसर, नंबर 4 एडिनोमायोसिस। ये सारी मैं आपको टर्म समझाऊंगा अगर आप समझना चाहेंगे तो। समझना चाहेंगे? तो ये जब सेकेंडरी चीज़ों की वजह से आपको पेनफुल पीरियड्स होते हैं उसको हम डिसमेनरिया बोलते हैं, सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी डिसमेनरिया। अब एक होती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पेनफुल पीरियड्स तो मैंने आपको बताया कि पीरियड्स जब आपके शुरू होने हुए फर्स्ट डे से जो आपको पेन हो रहा है वो डिसमेनरिया है। एक होती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, वो बहुत सारी लड़कियों में होती है, वो इससे अलग है डिसमेनरिया से। उस दौरान क्या होता है, आपको डायरिया होने लगता है, दस्त लगने लगते हैं, या फिर आपका जी मचलने लगता है, ब्रेस्ट टेंडर हो जाती है। कई लड़कियों को जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उनको पहले ही पता लग जाता है, 3-4 दिन पहले पीरियड्स आने वाले हैं, ब्रेस्ट टेंडर हो जाती है, उनकी ब्रेस्ट हैवी हो जाती है। ब्लॉटिंग, ये वर्ड बहुत बार आएगा, ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब होता है पेट में उफारा जैसा फील होना, कि पेट भरा भरा सा है। पीरियड्स के दौरान भी आपको लगता होगा कि ब्लॉटिंग हो रही है, पेट में उफारा आ रहा है। उसके अलावा वॉमिटिंग, हेडेक और एक्ने, मुंह पर ये जो मुहासे हो जाते हैं, दाने आ जाते हैं। आप देखते होंगे कि जब लड़की की प्यूबर्टी आ रही है, पीरियड्स को शुरू हो गए हैं, तो मुंह पे मुहासे आने नॉर्मल है। तो जिन लड़कियों में ये लक्षण आते हैं पीरियड शुरू होने से 2-3 दिन पहले, दैट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो ये डिसमेनरिया से अलग है, इसको डिसमेनरिया से कंफ्यूज नहीं करना। अब क्या कारण है कि पेनफुल पीरियड्स होते हैं?
सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोस्टाग्लैंडिन अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा बना रही है यूट्रस, तो आपको पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, अगर आपके पीरियड्स 11 साल से कम उम्र में शुरू हो गए हैं, अगर आपके पीरियड्स 11 साल से कम उम्र में शुरू हो गए हैं, तो आपको डिस्मेनोरिया की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी मदर, सिस्टर या डॉटर को डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि जेनेटिकली कंट्रोल हो रहा है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन, तो आपको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके फिजिकल सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ। मुंह पे दाने भी आ जाते हैं, पिंपल्स भी हो जाते हैं, ग्रीसी हेयर हो जाती है, हेयर जो है वो ग्रीसी हो जाते हैं, जैसे ग्रीस जैसे हेयर हैं। उसके अलावा सोर टम्मी, आपको लगेगा कि पेट में जलन हो रही है अंदर से, और डायरिया कई बार हो सकता है डिस्मेनोरिया के साथ। 30 साल से कम उम्र की लड़कियों में सबसे ज़्यादा डिस्मेनोरिया पाया जाता है। और कौन कौन सी कंडीशंस डिस्मेनोरिया के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं? हैवी ब्लीडिंग, अगर कई लड़कियों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता है, ये भी डिस्मेनोरिया का एक कारण हो सकता है। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें एक टर्म आता है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, जो मैं अलग टॉपिक में कवर करता हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जब कभी आपके पीरियड्स के 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको पेनफुल हो, और वो ज़्यादा उन लड़कियों में होता है। कभी आप गौर करना, अगर किसी ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ली हो, जब आप गोली ले लेंगे तो आपका पीरियड बिल्कुल बिगड़ जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, और कई बार 2 पीरियड्स के बीच में भी ब्लीडिंग हो जाती है, स्पॉटिंग हो जाती है, उसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बोलते हैं, एंड दैट कैन आल्सो बी ए कॉज ऑफ डिस्मेनोरिया। लड़कियों में स्मोकिंग की समस्या बढ़ रही है, जो स्मोकिंग करती हैं, जो लड़कियां स्मोक करती हैं, वो भी एक कारण हो सकता है आपके पेनफुल पीरियड्स का, क्योंकि जो बीड़ी और सिगरेट में निकोटीन होता है, बीड़ी और सिगरेट में, टैबैको में पाए जाने वाला निकोटीन भी डिस्मेनोरिया का कारण बनता है, क्योंकि निकोटीन ब्लड सप्लाई को कम करता है, उसकी वेसल्स को सिकोड़ देता है, यूट्रस की वेसल्स को, जिस वजह से आपको पेनफुल पीरियड्स हो सकता है। उसके अलावा जिन लड़कियों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, आप देखना लड़कियों में सफ़ेद पानी आने की समस्या, बैक्टीरियल वेजोनोसिस, क्लेमाइडियोसिस, गोनोरिया, या और भी मेरे पास डिजीज़ के नाम है, हर्पीज़, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, सिफिलिस, और बहुत सारी लिस्ट है, कैंक्रोसिस, कैंक्रोइड्स, उनकी वजह से भी पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं, डिस्मेनोरिया हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, क्या आपको ऐसा करना है जिससे आपका पीरियड पेन या तो कम हो सके या बिल्कुल ख़त्म हो सके? नंबर 1, योगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगा है, और योगा ये नहीं है कि डेली करना है, 24 घंटे करना है। एक वीक में अगर आप 60 मिनट भी योगा करते हैं, तो आपको बहुत हद तक पीरियड्स पेन से निजात मिल सकती है। ये वीडियो में भी जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वीडियो बाद में आपको लिंक भेज देंगे, उसमें से आप सुन सकते हो। एडेप्टेड चाइल्ड पोज, कैट काउ, रिक्लाइनिंग पोज, पिजन पोज, कॉर्प्स पोज, प्लैंक पोज, कोबरा पोज, ठीक है। ये सारे पोज आप इनमें से कोई एक भी योगा का सीख सकते हैं, आप कर सकते हैं। ड्रिंक मोर वाटर, अक्सर लड़कियों में एक चीज़ देखी गई है कि जब उनके पीरियड शुरू होते हैं तो वो पानी कम पीती हैं, वो ये सोचती हैं कि टॉयलेट कम बार जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। पानी या तो उतना ही जितना आप डेली पीते हैं, डेली नीड का उतना पिएं, या फिर ज़्यादा पिएं। एक दिन में एक व्यक्ति को 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास, ठीक है। उसके बाद हर्बल टी, सुना है हर्बल टी? हर्बल टीज़ आते हैं कुछ ग्रीन टीज़ के नाम से, उनके नाम बता देता हूँ मैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इससे आपके यूट्रस में जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, उसके वर्क को ये कम करती हैं। एंटी स्पाज्मोटिक होता है कि जो यूट्रस की वॉल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, आपको लग रहा है कि पेट में खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको ये हर्बल टी कम करती है। इसमें 2 तरह की हर्बल टीज़ आती हैं, एक तो पेपरमिंट टी, जिसको पुदीना वाली चाय बोलती हैं, पेपरमिंट टी, और नंबर 2 चैमोमाइल टी। ये 2 तरह की टीज़ आप पी सकते हैं अपने पीरियड्स के दौरान, जिससे आपको ये हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में क्या चेंजेस करने हैं आपने इस दौरान जब आपके पीरियड्स हों? ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अपनी डाइट में यूज़ करें। आजकल ऑलिव ऑयल आ ही रहा है डिफरेंट ब्रांड्स का, मैं ब्रांड्स का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एवोकेडो एक फ्रूट आता है, एवोकेडो फ्रूट खा सकते हैं अपने पीरियड्स के दौरान। अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, जिंजर का। उसके अलावा सिनेमॉन होता है दालचीनी, अगर आपने सुना। दालचीनी वो नहीं दाल और चीनी मिला दी, दालचीनी एक अलग से होता है, सिनेमॉन वो। उसके अलावा
पाइनएप्पल्स आप खा सकते हैं, क्योंकि पाइनएप्पल में एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है। जिन लोगों को गठिया रहता है वो भी अगर पाइनएप्पल खाएं, अस्थमा रहता है वो भी पाइनएप्पल खाएं, उसमें भी आराम मिलता है और पीरियड्स में पेन कम होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां, बेरीज खाएं, टमाटर खाएं, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, जो आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगे और उस एरिया में ब्लड की सर्कुलेशन को भी बढ़ाएंगे। उसके अलावा अवॉइड जंक फूड, जितने भी आपके ये पिज़्ज़ा, बर्गर और क्या क्या खाते हैं आप लोग, पास्ता, नूडल्स, इन सब में शुगर और सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन को हेल्प करता है कि हाँ और बन तू, जिससे अगर आप ये फूड्स कंज्यूम करते हैं अपने पीरियड्स के दौरान तो आपकी पीरियड्स पेन की समस्या बढ़ सकती है। उसके अलावा रिड्यूस कैफीन, जितनी भी आप ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इन सब में कैफीन होता है। कभी इसकी बोतल को पलट के देखना, शुगर प्लस कैफीन। तो शुगर तो वैसे ही आपके खतरनाक है पीरियड्स पेन के लिए, और अगर आप उस दौरान कैफीन भी ले रहे हैं तो कैफीन इज़ ए वेरी पोटेंट कंस्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल्स को वैसे सिकोड़ देता है, जिस वजह से आपको पीरियड्स पेन की समस्या और बढ़ सकती है। इसके अलावा डाइट सप्लीमेंट्स, अब डाइट अगर आप नहीं ले पा रहे हैं कि जी मैं एवोकाडो कैसे खरीद के लाऊं, मेरे पे तो पीछे को नहीं, तो उसके लिए डाइट सप्लीमेंट आप ले सकती हैं। व्हाट आर द डाइट सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंट्स आर दोज मेडिसिन्स विच यू कैन प्रोक्योर फ्रॉम ए फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल दैट फुलफिल्स यूर डेली न्यूट्रिशनल एंड विटामिन नीड्स। ठीक है, हमारी डाइट के 5 कंपोनेंट होते हैं, शुगर, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इसको आप डाइट सप्लीमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें विटामिन B1, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स। ये फटाफट बोल रहा हूँ तो कि एक वीडियो का लिंक जो हम भेजेंगे उसमें से आप सुन लेना। उसके अलावा अगर आप कहेंगे जी अब मैं मीठा खाने का मन करता है मेरे को पीरियड्स में, तो उसके लिए फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, या नट्स की डाइट आप लीजिए जो आपकी शुगर की नीड भी पूरी करेगा और आपको पीरियड्स पेन कम करने में सहायता भी करेगा, ब्लॉटिंग भी कम होगी आपको। उसके अलावा यूज़ हीट, 3 तरीके से आप हीट को यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो गया ये अपना हॉट वाटर बॉटल्स आप यूज़ कर सकती हैं, जिस एरिया में आपको पेन ज़्यादा रहता है उसमें आप एक बॉटल में पानी भर के, गर्म पानी, और उस एरिया में अप्लाई कर लीजिए। हीट क्यों अप्लाई करते हैं, कोई बताएगा? जहाँ पर सेका देते हैं वहाँ पे पेन क्यों रिलीव हो जाता है, क्यों ठीक हो जाता है वहाँ पे? मसल रिलैक्स हो जाते हैं। नंबर 2, यस, जो हीट होती है दैट वैसोडाइलेट्स। जब आप ज़्यादा गर्मी में खड़े होते हैं पसीना आने लग जाता है, क्योंकि आपका ब्लड वैसोडाइलेट होके स्वेट की फॉर्म में बाहर आने लगता है, उससे पर्सपिरेशन मिलती है, आपको ठंडक मिलती है बॉडी को, तो हीट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हॉट बाथ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गर्म पानी में नहाएंगे उस दौरान, जैसे सर्दियाँ हैं, गर्म पानी में नहाएं तो आपके पीरियड्स पेन में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। नंबर 3, हॉट टब। अगर आप एक टब में गर्म पानी, तेज़ गर्म पानी करके उतने एरिया को उसमें डिप कर लें तो भी आपको पीरियड्स पेन में बहुत आराम मिलेगा। एक्सरसाइज, जी मेरे से योगा नहीं होती ना, मेरे को ये पोस्ट समझ में आए जो आप बता रहे थे, तो जो लड़कियां योगा नहीं कर सकती वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज भी 24 घंटे नहीं करनी है, केवल 30 मिनट 3 दिन के लिए एक हफ्ते में, 30 मिनट 3 दिन के लिए एक हफ्ते में 8 हफ्तों तक, ये अगर आप करती हैं तो भी आपके पीरियड्स पेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसका नाम होता है एंडोर्फिन। वो आपके मसल्स को भी रिलैक्स करता है और साथ में आपका जो मूड है, इस दौरान जो आपका मूड चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा आता है, एग्रेशन होता है, वो मूड भी आपका ठीक होता है एंडोर्फिन। उसके अलावा जो लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हैं, मैरिड हैं या फिर सेल्फ प्लेजर के लिए कुछ करती हैं, उनके द्वारा ऑर्गाज्म जो ली जाती है उसमें भी एंडोर्फिन रिलीज होता है, एंड दैट एंडोर्फिन ऑल्सो रिलैक्सेस योर मसल्स एंड इम्प्रूव्स योर मूड। स्ट्रेस, उस दौरान जब आपके पीरियड्स चल रहे हो, वैसे स्ट्रेस कभी भी नहीं लेना चाहिए, उस दौरान जब आपके पीरियड्स चल रहे हो तो कोशिश कीजिए स्ट्रेस कम से कम लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस एक हार्मोन रिलीज करता है कोर्टिसोल, और वो कोर्टिसोल हार्मोन आपके यूट्रस की ब्लड फ्लो को अवरोधित करता है या प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को बढ़ाता है और आपका पीरियड पेन बढ़ सकता है। कुछ जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, जो ये गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, इनका भी एक स्टडी की गई है कि ये पीरियड्स के पेन को कम करती हैं, लेकिन उन गोलियों का सेवन करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें कि क्या मैं ये गोली खा सकती हूँ। मसाज, अगर आप पीरियड्स के दौरान अपनी टम्मी पर, लोअर एब्डोमेन पर, लोअर बैक पर मसाज करेंगी तो भी आपको पीरियड्स पेन से बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है। इसमें 2 तरह के ऑयल्स होते हैं, नंबर 1 कैरियर ऑयल और नंबर 2 जिस ऑयल से आपको आराम मिलता है।
अब समझना कैरियर ऑयल का क्या मतलब होता है। मान लो एक तेल आपको बहुत थोड़ी मात्रा में बहुत बड़े एरिया पर अप्लाई करना है, तो आप उसे एक और तेल में मिला देंगे जिसे कैरियर ऑयल बोलते हैं। कैरियर ऑयल के तौर पर आप नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, एवोकेडो ऑयल और या आलमंड ऑयल, जो ये बादाम का तेल होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। और जो इसके अंदर थोड़ी मात्रा में तेल डालना है जो आपके पीरियड्स पेन में आराम देगा, लेवेंडर ऑयल, दालचीनी का तेल, सिनेमन ऑयल, क्लव ऑयल, लौंग का तेल, रोज़ ऑयल, उसके अलावा सेज ऑयल, ऋषि पौधे को सेज प्लांट बोलते हैं, उसका तेल आपको आराम देगा। उसके अलावा जोरजोरम का ऑयल, मरुआ का पौधा, सुना है आपने मरुआ? मरुआ के पौधे का तेल भी आपको पीरियड्स पेन में आराम देगा। अल्टरनेट थेरेपीज़ भी आप ले सकते हैं जिसमें एक्यूपेंचर और एक्यूप्रेशर थेरेपीज़ होती हैं। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मैंने आपको बता ही दिया। रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर आपको पीरियड्स है और आपको लगता है कि आपके अंदर पेन है, उस दौरान डिस्मेनोरिया है, ट्राई टू रेस्ट। और रेस्ट भी कैसे करना है? स्लीपिंग पोजीशन। जिस दौरान आपके पीरियड्स चल रहे हैं और आपके पीरियड्स पेनफुल रहते हैं तो आपको फीटल पोज में सोना है। फीटल पोज होता है, जैसे आपने बच्चा देखा होगा फोटोज़ में, ऐसे घुटने मोड़कर और एक तरफ होता है वो, इस तरीके से आपने बेड पर सोना है। जिससे क्या होगा, आपके जो ऑर्गन्स हैं ऊपर, इंटेस्टाइन, फेफड़े, पेट जो है, उसका बोझ आपके एब्डोमेन पर नहीं पड़ेगा, आपके यूट्रस पर नहीं पड़ेगा, जिससे आपके पीरियड्स पेन में आपको आराम मिलेगा। उसके अलावा कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जितनी भी बेवरेज या जो चीज़ें हम पीते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जिसके अंदर गैस बनती है, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, वो बेवरेजेस नहीं लेनी है क्योंकि ये बेवरेजेस ब्लोटिंग को बढ़ाते हैं। ब्लोटिंग मतलब पेट में उफारा आना, मैंने आपको बताया था। तो ये सब आपको पीरियड्स पेन को बढ़ा सकते, समझ आ रहा है? इसमें 3 तरह की मेडिसिन हम रिकमेंड करते हैं जिनको नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। एस्प्रिन, जिसे डिस्प्रिन बोलते हैं, या फिर नेप्रोक्सन, और नंबर 3 आइबुप्रोफेन। ये 3 तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। अच्छा, कब घबराना है? तो पीरियड्स पेन नेचुरल है, ठीक है डॉक्टर साहब, हमने तेल भी लगा लिया, सब कर लिया, मसाज भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर लिया, हमने तो योगा भी कर ली, फिर भी हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इंटेंस पेन, इतना पेन कि आप डेली का कोई भी काम नहीं कर पा रही, तब आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। एक और प्रेशर इन पेल्विक रीजन, दर्द और दबाव अगर आपकी पेल्विक रीजन में आपको फेस हो रहा है। पेल्विक रीजन क्या होता है? पेल्विक रीजन आपकी बेल्ट वाले एरिया से लेकर आपके थाइस से ऊपर वाला एरिया, जिसमें आपकी ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, क्लाइटोरिस, वेजाइना एंड पेल्विक फ्लोर के मसल्स जितने भी होते हैं उसको पेल्विक एरिया बोलते हैं। अगर उसमें आपको इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर और पेन फील हो रहा है तब ये घबराने वाली बात है। हैवी एंड प्रोलॉन्ग पीरियड्स, अगर इस पेन के साथ आपको बहुत ज़्यादा पीरियड, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और बहुत दिनों तक चल रही ब्लीडिंग हो रही है, वो घबराने वाली बात है। या फिर अनयूजुअल स्पॉटिंग, पीरियड्स के बीच में कभी कभी आपको पीरियड्स आ रहे हैं, ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो घबराने वाली बात है। फीवर भी हो रहा है, साथ में बुखार भी हो रहा है, इररेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, जी मचल रहा है बहुत ज़्यादा, दैट आर दी वार्निंग साइंस। और ये वार्निंग साइंस किस चीज़ के हो सकते हैं? ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट से आपको पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकती है, जो उसके बाद उसका कारण यूटेराइन फाइब्राइड्स हो सकता है, रिसोली या गांठ जिसको बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। कभी कभी आपकी यूट्रस की वॉल बाहर की तरफ बढ़ने लगती है, उस प्रोसेस को एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जिसके पीरियड्स पेन का कारण बनती है, जो क्योंकि पीरियड्स में अवरोध उत्पन्न होता है, वॉल टूटती है ना यूट्रस की। उसके बाद पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जितना भी मैंने आपको पेल्विक रीजन बताया, बेल्ट से नीचे और थाई से ऊपर का, जिसमें आपके सारे ऑर्गन्स मैंने बताए कौन कौन से आते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन का कारण ये डिस्मेनोरिया हो सकता है अगर आप इसको चेक नहीं कराएंगे डॉक्टर से। एडिनोमायोसिस, यूट्रस की वाल का बाहर को बढ़ना एंडोमेट्रियोसिस, और यूट्रस की वाल का अंदर को बढ़ना एडिनोमायोसिस। अगर अंदर को वो वॉल बढ़ रही है तो भी आपके पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं, जिसको डॉक्टर से चेक कराना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल स्टेनोसिस, सर्वाइकल स्टेनोसिस होता है, यूट्रस के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन होता है वो सर्विक्स होता है, और सर्विक्स का जो मुंह होता है, जो उसका जहाँ से ब्लीडिंग आती है वेजाइना में आपके, कई बार उसका जो एग्जिट कहें वो बहुत नैरो हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, वो दरवाज़ा बहुत छोटा हो जाता है जिसमें ब्लड इकट्ठा होने लगता है। तो अगर आप अपने पेनफुल पीरियड्स को सीरियसली नहीं ले रही हैं तो आप, हो सकता है सर्वाइकल स्टेनोसिस के केस को इग्नोर कर रही हैं, या फिर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आपके अंदर जन्म ले रहा है, जिसमें गोनोरिया,
बैक्टीरियल वेजिनोसिस, क्लैमाइडियोसिस, ल्यूकोरिया आदि प्रॉब्लम्स आपके अंदर डेवलप हो रही हैं, HIV एड्स भी, तो ये भी आपको इग्नोर नहीं करना। पीरियड्स चाहे 1 दिन आए या 7 दिन, वो नेचुरल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे बताया कि 21 डेज़ का भी एक साइकिल हो सकता है और 35 डेज़ का भी एक साइकिल हो सकता है, लेकिन आपने ये देखना है कि उस दौरान आपकी बॉडी में और चेंजेस तो नहीं हो गए, बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है। पेनफुल पीरियड्स PCOD भी हो सकता है और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आजकल PCOD के, तो थोड़ा सा अपने आप को चेक करते रहो, रेगुलरली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो। तो ये था डिस्मेनोरिया पे लेक्चर, समझ आया कि नहीं? किस किस को आया, किस किस को नहीं आया? आज हमारे महाविद्यालय में डॉक्टर विनय गुप्ता, जो कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैथल में, उन्होंने हमारे महाविद्यालय की छात्राओं को कैंसर अवेयरनेस के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी। स्पेशली इसमें उन्होंने एक तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो किस तरह से होता है उसके बारे में जानकारी दी, उसके क्या सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, और उनको अर्ली स्टेज पे कैसे डायग्नोस किया जा सकता है, कौन कौन सी टेक्निक्स के साथ डायग्नोस किया जा सकता है, और किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि ताकि ये जो है किस तरह के खाने खाने चाहिए, किस तरह की बैलेंस डाइट लेनी चाहिए कि हम इस बीमारी से बच सके। इसके बारे में बच्चों को बहुत विस्तार से बताया। इसके अलावा उन्होंने डिस्मेनोरिया, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है यंग गर्ल्स के बीच में कि उनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेनफुल उनके पीरियड्स रहते हैं, उसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से जो है किस तरह की दवाइयाँ लेनी चाहिए, उसमें क्या चीज़ें जो है वो नॉर्मल हैं, कहाँ तक जो है हम इसको नॉर्मल मान सकते हैं और कहाँ तक जो है इसके सिम्टम्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, किस तरह की उसमें मेडिसिन्स लेनी चाहिए, किस तरह के योगा वगैरह के साथ हम जो है इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक जो है वो कम कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम जो है हमें नॉर्मल से ज़्यादा लग रही है तो हमें इमीडिएटली जो है किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जो है वो कंसल्ट करना चाहिए ताकि उसका अर्ली स्टेज पे जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। जैसे मैम ये गर्ल्स में ऐसी प्रॉब्लम लगातार देखी जा रही है, कैसा हेल्पफुल मानते हो इस तरह के लेक्चर्स को? ये लेक्चर्स जो हैं लगातार बच्चों को जागरूक करते हैं इस तरह से बीमारियों से बचने के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो अभी भी हमारे समाज में खुल के जो है लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम्स जब बहुत एक्यूट हो जाती हैं तब जाके वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो ऐसे लेक्चर जो हैं वो बच्चों को जागरूक करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी हमारी बॉडी में किसी तरह की भी कोई चेंजेस आ रही हैं तो वो जो है उसको बहुत टाइम पे जो है वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। तो जैसे आपने लेक्चर भी सुना, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा गर्ल्स का? बच्चे बहुत मोटिवेटेड थे क्योंकि इस तरह के लेक्चर्स जो हैं बहुत कम अरेंज किए जाते हैं। अभी भी हमारे समाज में खासकर जहाँ पे रूरल एरिया है वहाँ पे इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए जाते, ना तो बच्चे टीचर्स के साथ कर पाते हैं ना पेरेंट्स के साथ कर पाते हैं। तो इस तरह की जानकारियाँ जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही और बच्चे जो है वो हाईली मोटिवेटेड थे और तरह तरह के जो है उन्होंने क्वेश्चंस अपनी क्वेरीज जो हैं वो भी सर से डिस्कस की। गर्ल्स को क्या मैसेज रहेगा आप बतौर प्रिंसिपल? मैं अपने महाविद्यालय की छात्राओं को ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से सर ने बताया कि आपको किस तरह का खान पीन आपको रखना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी बॉडी के प्रति सजग रहना चाहिए, उन चीज़ों पे वो ध्यान दें। अगर कहीं भी सिर्फ अपनी बॉडी के लिए नहीं, अगर आप उनको अपने घर में भी जो जितनी फीमेल्स हैं, मदर हैं, उनकी आंट हैं या कोई उनकी दादी हैं, अगर उनको भी कोई लगे कि इस तरह के कोई सिम्टम्स उनके अंदर दिख रहे हैं तो वो इमीडिएटली जो है वो उनको डॉक्टर के पास लेके जाएं और उनको भी जागरूक करें कि ये चीज़ें जो हैं बॉडी की में अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है ताकि वो इस भयानक कैंसर रोग से मुक्त रह सकें।